प्राकृतिक आपदा एक परिचय लिख करके चैप्टर का नाम दीजिए। देखिए, ज्योग्राफी का ये लेसन है प्राकृतिक आपदा, जिसमें आपको 6 लेसन पढ़ना है लगभग। उसका तो ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। छोटा छोटा लेसन है, इसलिए छोटा छोटा नंबर ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 5 से 7 नंबर का आपके एग्ज़ाम में ये आएगा। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। ज्योग्राफी के अंतर्गत ही आपको आपदा के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आया? ये आपदा से आपको मात्र 5 से 8 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 2 गो इससे शॉर्ट तो कंफर्म रहेगा, तो रहना ही रहना है 2 गो शॉर्ट, और बाकी सारा क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से रहेगा, इकोनॉमिक्स से रहेगा। और 2 से 3 इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 8 नंबर का एग्ज़ाम में ये पूछेगा। छोटा छोटा चैप्टर है, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। आसानी से आप 8 नंबर 10 नंबर इसमें उठा सकते हैं। देखिए, पहला जो इकाई का लेसन 1 था कि प्राकृतिक आपदा एक परिचय, तो यहाँ पे तो प्राकृतिक आपदा दिया गया, लेकिन हम लोग प्राकृतिक आपदा से स्टार्ट नहीं करके आपदा से स्टार्ट करेंगे कि आपदा क्या होता है। तो आपदा प्राकृतिक या मानव जनित होने वाला वह घटना है जिससे, हम क्या बोले ध्यान से समझिएगा, आपदा प्राकृतिक या मानव जनित होने वाला वह घटना है जिससे कि मानव, जीव जंतु, पादप, पादप मतलब पौधा, ये सबको काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे में लिख दीजिएगा, बाढ़, सुनामी, सुखाड़, भूकंप, ये सब मेरा क्या है? आपदा है। बात समझ में आया? तो आपदा का डिफिनेशन आएगा तो लिख लीजिएगा, कैसे बोलना है। तो आपदा प्राकृतिक या मानवजनित होने वाला वह आकस्मिक घटना है जिसमें मानव, जीव जंतु एवं पादप को क्या पहुंचता है? क्षति पहुंचता है। समझ में आया? जैसे में लिख दीजिएगा, बाढ़, सुनामी, सूखा, आग लग गया, तो ये सब किस में आएगा? बाढ़ में आपदा में आएगा। बात समझ में आया? देखिए, आपदा के प्रकार, तो आपदा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक आपदा, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, और दूसरा मानव जनित आपदा। अब ये प्राकृतिक आपदा क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि वैसा आपदा जो किसके द्वारा होगा? प्रकृति के द्वारा घटित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा। जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं आप बताइए? बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, हाँ सुनामी आ गया, और सुखाड़ आ गया, भूकंप आ गया। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आएगा। बात समझ में आया? उसी प्रकार से मानव जनित आपदा किसे कहेंगे? तो वैसा आपदा जो मानव के क्रियाकलापों या गलती के कारण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। जैसे में क्या क्या हो जाएगा बताइए? दुर्घटना हो गया कहीं पे, हाँ दुर्घटना उसी में आ गया। और जैसे कोई बम फोड़ दिया, बम फटना, ये सब क्या है? मेरा मानव जनित आपदा है। बम फूटना से प्रकृति का कुछ लेना देना है क्या? हाँ, प्रकृति बम फोड़ता है क्या? मनुष्य ही ना फोड़ता है। तो बात समझ में है? तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो मानव जनित आपदा के में आएगा। हो जाएगा यहाँ तक में? एग्जाम में पूछेगा कि आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए। तो सबसे पहले आपदा में लिखिएगा कि आपदा प्राकृतिक या मानव जनित होने वाला वह घटना है जिससे क्या होता है? मानव, जीव जंतु या पादप को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचता है। बात समझ में आया? जैसे में लिख दीजिएगा, बाढ़, सुनामी, सूखा, ये सब क्या है? मेरा आपदा है। आपदा के 2 प्रकार होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव जनित। तो प्राकृतिक में क्या लिखिएगा? वैसा आपदा
जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और वैसा आपदा जो मानव के द्वारा घटित होता है उसे मानव जनित हो जाएगा। चलिए लिखिए, इसको थोड़ा इधर करिए, थोड़ा सा आपदा में डैश दे करके लिखिए। आपदा प्राकृतिक या आपदा प्राकृतिक या मानव जनित होने वाला प्राकृतिक या मानव जनित होने वाला वह घटना है, होने वाला वह घटना है जिससे मानव जीव जंतु एवं पादप को क्षति पहुंचता है। हाँ, हानि पहुंचता है। जैसे बाढ़, सुनामी, दुर्घटना इत्यादि। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, आपदा के प्रकार। आपदा के प्रकार हेडिंग दीजिए, इसमें लिखिए आपदा दो प्रकार के होते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए प्राकृतिक आपदा, पहला लिखिए प्राकृतिक आपदा, इसमें डैश दे करके लिखिए। वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है, वैसा आपदा जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जो प्रकृति के द्वारा घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, सूखा, सुनामी, सुखाड़, भूकंप इत्यादि। दूसरा लिखिए मानव जनित आपदा। दूसरा लिखिए मानव जनित आपदा, इसमें लिखिए डैश दे करके। वैसा आपदा जो मानव के क्रियाकलापों या गलती से घटित होता है, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में लिखिए दुर्घटना हो गया, बम फट गया, कहीं दंगा हो गया,
कहीं पे आतंकवाद का क्रियाकलाप को उसने घटना घटित कर दिया, तो ये सब किस में आ जाएगा? तो मानव जनित आपदा में आ जाएगा। लिखिए फटाफट, इत्यादि लगा दीजिएगा। समझिए, आपदा प्रबंधन क्या है? तो प्रबंधन मतलब होता है मैनेजमेंट करना। तो आपदा को यदि क्षति को उसको कम करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आपदा प्रबंधन। समझ में आया? आपदा के द्वारा होने वाला, फिर चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो वो या मानव जनित आपदा हो, उसके द्वारा होने वाला जो क्षति है उसको अगर कम किया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपदा प्रबंधन कहते हैं। बात समझ में आया? विभिन्न स्तर पर विभिन्न आपदा प्रबंधन के लिए विभाग बनाया गया है। जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पे बात करिएगा तो नोडल मंत्रालय बनाया गया है, राज्य स्तर पे बात करिएगा तो आपका राज्य आपदा प्रबंधन विभाग बनाया गया है, अगर आप जिला स्तर पे बात करिएगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो जाता है, यदि आप प्रखंड लेवल पे बात करिएगा या खंड लेवल पे बात करिएगा तो पंचायत समिति का कार्यालय हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा, यदि आप गांव स्तर पे बात करिएगा तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति हो जाता है। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर किसी गांव में आपदा आ जाता है, पर्टिकुलर किसी गांव में आपदा आ जाता है, तो उस आपदा से क्षति को कम करने के लिए जो कार्य करेगा वो कौन होगा? तो ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति होगा। बात समझ में आया? यदि किसी जिला में आ जाता है आपदा तो उसको कौन संभालेगा? जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम ऑफिस जिसको आप लोग बोलते हैं, उसका कार्यालय उसको संभालेगा। बात समझे? पूरा का पूरा राज्य में आ गया है तब कौन करेगा? तो राज्य का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो करेगा। अब पूरा पूरा देश में आपदा आ गया है तब कौन संभालेगा उसको? तो नोडल मंत्रालय संभालेगा। बात समझ में आया? जैसे कि जो कोरोना महामारी था वो बताइए प्राकृतिक था या मानव जनित था? है मानव जनित था, प्राकृतिक था, मानव जनित था। तेरे आप बोल दीजिए वो बात अलग है कि मानव जनित था। आपके पास रिकॉर्ड है ना कि वो मानव जनित था? चाइना का लैब से ना निकला था। है तो वो प्राकृतिक ही। मतलब वो मिश्रण तो क्या है? नहीं नहीं नहीं, उसको कहा जाएगा प्राकृतिक ही, ठीक है? वो प्राकृतिक आपदा था, आप उसको कह दीजिए मानव जनित आपदा, तब तो बाढ़ भी तब तो मानव जनित आपदा हो गया, सुखाड़ भी तब मानव जनित आपदा हो गया, भूकंप भी तब मानव जनित आपदा हो गया। अब पूछिए कैसे? भूकंप कैसे आता है? जब पृथ्वी का स्केल टकराता है आपस में। सूखा कैसे आता है? जब वर्षा कम होता है। और वर्षा कम कब होता है? जब पेड़ नहीं रहता है। अब पेड़ को काटने वाला कौन? मनुष्य। मानव जनित बोलिए इसको भी तब। तो बात बोलने का बात अलग है, बोलते ना हाथी का दांत दिखाने वाला अलग होता है और खाने वाला अलग होता है, तो वही वाला सिस्टम आप लोग के साथ अभी हो गया है। तो कोविड जो था वो आप कह दीजिए मानव जनित आपदा है किसी से चिर करके, वो बात अलग है, लेकिन वो था क्या? प्राकृतिक आपदा था। मानव जनित आपदा इतना नहीं फैल सकता कि पूरा दुनिया को तहस नहस कर दे। तो वो कौन सा आपदा था? प्राकृतिक आपदा। वो महामारी था एक प्रकार का, तो वो क्या था आपका? प्राकृतिक आपदा। तो उसके लिए कौन सा संस्था भारत में काम किया होगा? नोडल मंत्रालय। इसके साथ साथ ये भी काम किया होगा मिल करके, क्योंकि ये सब तो इसी के अंतर्गत आता होगा। बात समझ में आया? तो एग्जाम में पूछता है, एक बार ऑब्जेक्टिव पूछा था कि खंड में अगर प्राकृतिक आपदा आ जाता है तो उसका प्रबंधन कौन करेगा? चारों को ऑप्शन रहेगा तो आप मार दीजिएगा टिक, पंचायत समिति का कार्यालय। बात समझ में आया? तो आपदा प्रबंधन क्या है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? यह क्वेश्चन आता है कि आपदा प्रबंधन का आवश्यकता क्यों पड़ता है, तो इसमें लिखिएगा आपदा प्रबंधन का आवश्यकता इसलिए पड़ता है ताकि आपदा से होने वाले क्षति को क्या किया जा सके? कम किया जा सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को, जीव जंतु को, पादप को, पादप मतलब पेड़ पौधा को, सामान को, ये सबको क्या कर सके हम लोग? बचा सके। बात समझ में आया? तो दिक्कत है किसी को यहाँ तक में? अब भारत में प्रमुख आपदा के बारे में आपको एक ओवरऑल ले लेना है। जैसे कि
सबसे विनाशकारी चक्रवात कब आया था? तो डेट याद रखिएगा, 29 अक्टूबर 1909 में। भूकंप कब आया था? तो 1934। सुखाड़ का कौन सा वर्ष था? तो 1966, और यही वर्ष था जिस समय भारत में हरित क्रांति को लाया गया था। फिर सुनामी कब आया था आपका? तो 29 दिसंबर 2004 में आया था। बात समझ में आया? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि जो बिहार है हम लोगों का, वो भी क्या होता है? तो हमेशा बाढ़ और सूखा से घिरा ही रहता है। बिहार का जो उत्तरी भाग है वो हमेशा किससे घिरा रहता है? बाढ़ से। और जो दक्षिणी भाग है वो किससे घिरा रहता है? सूखा से। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदा से होने वाले, ताकि आपदा से होने वाले, आपदा से होने वाले क्षति को, आपदा से होने वाले क्षति को कम किया जा सके, आपदा से होने वाले क्षति को कम किया जा सके एवं ज़्यादा से ज़्यादा, एवं ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यों, जीव जंतु, जीव जंतु, पादप, पादप संसाधनों, जीव जंतु पादप संसाधनों के नुकसान को कम किया जा सके। आप कम कर सकते हैं, पूरा तरीके से आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, याद रहे, के नुकसान को कम किया जा सके। हो गया? कम किया जा सके। विभिन्न स्तर पर, विभिन्न स्तर पर इसके प्रबंधन के लिए, इसके प्रबंधन के लिए विभाग बनाए गए हैं। विभिन्न स्तर पर इसके प्रबंधन के लिए विभाग बनाए गए हैं। चलिए इसी तरह इसको लिख लीजिए और फिर इसको लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। जल्दी करिए। ये लेसन का आप लोग प्रश्न लिख लीजिए, आप लोग खुद से इसको बनाइएगा। लिखिए पहला, आपदा से आप क्या समझते हैं? लिखिए, सब परोसा हुआ खोसता है। आपदा से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न लिखिए, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखें। तीसरा प्रश्न लिखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न लिखिए, प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा से आप क्या समझते हैं? चौथा प्रश्न लिखिए, मानव जनित आपदा से आप क्या आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? चौथा प्रश्न लिखिए,
आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है? हो गया। अगला प्रश्न लिखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? हाँ, किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है शोक। हो गया यहाँ तक में। चलिए, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया, इसको लिख लीजिए फटाफट। लेसन 1 के बाद अब हम लोग लेसन 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाढ़ और सुखाड़। तो बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये वाला लेसन में हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो बाढ़ क्या होता है, पहले इसको समझिए। क्या होता है बाढ़, बताइए आप लोग। पानी आता है, पानी जम को रखते हैं। हाँ, पानी में धोती आता है, कुर्ता आता है। ठीक। जब अत्यधिक वर्षा होता है तो क्या होता है, जल का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नदियों में जल का स्तर बढ़ करके कहाँ आने लगता है, बाहर आने लगता है। तो इसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं। बात समझ में आया? जब वर्षा अत्यधिक होने लगता है, मानसूनी वर्षा अत्यधिक होने से नदियों का जल स्तर बढ़ने लगता है और वो अपना दिशा बदल लेता है, या कह सकते हैं हम बाहर आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। समझ में आया? कोई भी पूछेगा बाढ़ क्या है तो क्या लिखेगा, मानसूनी वर्षा अत्यधिक होने से नदियों का जल स्तर क्या हो जाता है, बढ़ करके आसपास के इलाका में फैलने लगता है, वहाँ अत्यधिक जल का जमाव हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बाढ़ कहते हैं। दिक्कत है यहाँ तक में? अब बाढ़ से क्या क्या हानि होता है, क्या कैसे हम इसको नियंत्रण करेंगे, या कैसे इससे हम बच सकते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये आया समझ में? तो बाढ़ क्या था, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सिंपल लिखिएगा, जब मानसूनी वर्षा, क्या बोले आपको हम, जब मानसूनी वर्षा समझते हैं ना, जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होने लगता है तो नदियों में जल का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और ये जल स्तर आसपास के इलाके में जा करके बहने लगता है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, बाढ़ कहते हैं। बाढ़ नियंत्रण का क्या क्या उपाय है, तो कैसे आप उपाय करिएगा बताइए। सबसे पहले तो आप बांध बना सकते हैं, तटबंध बना सकते हैं, ताकि वो क्या हो सके, पानी उसके अंदर रुक सके। दूसरा हम क्या कर सकते हैं बताइए, नहर बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहर बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये नदी है, ये नदी में अगर पानी बढ़ेगा तो आसपास के एरिया में फैल जाएगा, फैलेगा कि नहीं। लेकिन अगर हम इसमें एक नहर बना करके इसको कहीं और लेके चले जाएं तो जितना पानी एक्स्ट्रा आएगा वो सब बहा करके चल जाएगा ना कहीं और। बात समझ में आ रहा है ना? तो इससे हम बाढ़ से क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, तो इसके आसपास में हम पौधा लगा सकते हैं, ताकि मिट्टी का कटाव क्या हो सके, कम हो सके, क्योंकि पौधा उसको क्या करके रखता है, मिट्टी को जकड़ करके रखता है। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि जब भी बाढ़ आता है तो आप अक्सर देखे होंगे ये मिट्टी को काटता है, नदी जो है वो बगल वाली मिट्टी को काटते चलता है। इसलिए आप जब भी घाट पे जाते होंगे तो घाट इस प्रकार से बना रहता है, सीरियल इस प्रकार से। क्या घाट ऐसे कभी देखे हैं? नहीं देखे होंगे। तो क्यों नहीं इस प्रकार से होता है, क्योंकि वो आसपास का मिट्टी को क्या कर देगा, धीरे धीरे काट करके लेते जाएगा, फैलते जाएगा वो। इसलिए घाट पर देखे होंगे आप, इस तरह से बनाया जाता है ताकि मिट्टी कटे नहीं। हाँ, ढलान टाइप का। तो दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? एग्जाम में आएगा आपका कि बाढ़ नियंत्रण के क्या उपाय हैं। तो पहला उपाय लिखिएगा, बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। इसमें पहला लिखिएगा, नदियों के ऊपर में बांध और तटबंध बनाया जा सकता है। दूसरा लिखिएगा, नदियों के आसपास में क्या बना करके, नहर बना करके। नहर समझ रहे हैं ना? नदियों के आसपास में नहर बना करके पानी को हम वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पे सूखा है, और सूखा जहाँ पे है वहाँ पे हम इस पानी को छोड़ सकते हैं। और क्या करके, तो पौधा बना करके, पौधा अगल बगल में लगा करके। आया समझ में? अब बाढ़ से क्या क्या हानि होता है, तो आप ही लोग बताइएगा क्या हानि होता है, बताइए। बाढ़ से क्या क्या हानि होता है बताइए। पहला हानि तो होता है जल का जमाव हो जाता है, होता है कि नहीं? दूसरा हानि होता होगा, जब जल का जमाव होता है तो कई सारा बीमारी भी फैलता होगा, है कि नहीं? मतलब महामारी भी या बीमारी भी कई सारा फैलता होगा। जल जो जमा रहता है तो उससे देखे होंगे नहीं, कीड़ा सब, मच्छर उच्छर आने लगता है। तो इससे क्या होता है, काफ़ी सारा हानि भी पहुंचता है, बीमारी भी होता है। और क्या हो सकता है बताइए? हाँ, इसमें जान माल का क्या होता है,
हानि भी होता है। क्या हुआ? डूब जाता है ये सब। बात समझ में आ रहा है ना? और क्या होता है बताइए? कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। खेती उती कोई कर रहा होता है, सब उड़ा कर गया, लेके चला गया। बात बुझे कि नहीं? समझ में आया? क्या है सर बाबू? देखिए, कई सारा शब्द ऐसा होता है जिसका नहीं तो रियल बात है, जो होता बढ़िया शब्द है, लेकिन आजकल का बच्चा लोग उसको खराब कर दिया है। जैसे एक शब्द आता है, जब भी हम क्लास में बोलते हैं इसमें कांड, इकोनॉमिक्स में पढ़ाते हैं हम, तो अब बच्चा जैसे हम कांड लिखते हैं सब हंसने लगता है। बताइए, अब ये कांड इतना अच्छा शब्द है, आप सुने होंगे अयोध्या कांड, बाल कांड, रामायण में है। अब उसमें बच्चा ही करने लगता है। अब बच्चा देख करके हमको भी हंसी आ जाता है कि वो बच्चा आखिर हंस क्यों रहा है उसके ऊपर में। गजब बात है। तो खैर वो तो बात की बात है, हटाइए उसको। तो बात समझ में आया? तो बाढ़ का क्या क्या हानि था, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब बाढ़ से सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी को बरतना चाहिए, तो बताइए बाढ़ से आप सुरक्षा को कैसे रख सकते हैं? पहला तो जो भी हम मकान बनाएंगे वो किस पे आधारित रहेगा? स्तंभ पे, मतलब पिलर रहेगा उसमें। पिलर समझते हैं ना? पिलर दे करके मकान बनाएंगे। हाँ। दूसरा, जल का जमाव हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या करने का व्यवस्था हो, निकालने का व्यवस्था हो, क्योंकि जल वहाँ जमे नहीं। तीसरा, घर का जो नींव आप बनाइएगा, दीवार बनाइएगा, वो भी किसका रहना चाहिए? तो सीमेंट और कंक्रीट का रहना चाहिए, यानी कि सीमेंट बल्लू छड़ी इसका रहना चाहिए। बाढ़ ग्रसित एरिया के जो लोग हैं उसको क्या देना चाहिए? तैरने का प्रशिक्षण देना चाहिए कि बाढ़ आ जाए तो तुम तैर के निकल जाओ। जान से तो बढ़कर कुछ नहीं ना है, सामान डूबा लेकिन जान से तो बढ़कर कुछ नहीं है। तो उसको जहाँ पे भी बाढ़ आता है वहाँ के लोगों को क्या देना चाहिए? प्रशिक्षण देना चाहिए। उसके बाद महामारी इस ना फैले, इसके लिए समय समय पे वहाँ पे कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, ताकि महामारी वहाँ ना फैले। इसके साथ महामारी जैसे कोविड-19 क्या था? महामारी था। उसी प्रकार से स्वयं सेविक संस्था का क्या करना चाहिए? वहाँ सहायता करने के लिए भेजना चाहिए। बात समझ में आया? तो दिक्कत यहाँ तक में किसी को? चलिए फटाफट लिखिए। बार में डैश दे करके लिखिए। जब मानसूनी हवा वर्षा, जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है, जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है, जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो जब मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है तो नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है, तो नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे यह जल आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिससे यह जल आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। चलिए अगला हेडिंग दीजिए, बाढ़ नियंत्रण के उपाय, और इसमें लिखिए बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। बाढ़ नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, नदियों पर बांध एवं तटबंध बनाकर, नदियों पर बांध एवं तटबंध बनाकर, नदियों पर बांध एवं तटबंध बनाकर। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए,
पहला लिखिए नदियों पर बांध एवं तटबंध बनाकर। दूसरा लिखिए नदियों पर नदियों से लिखिए नदियों से कई नहरों का निर्माण करना, कई नहरों का निर्माण करना। अगला लिखिए नदियों के आसपास पेड़ पौधा लगाकर, नदियों के आसपास पेड़ पौधा लगाकर। हो गया। चलिए अब अगला लिखिए बाढ़ से होने वाला हानि। तो ये तो अपने से लिख लीजिएगा ना कि बाढ़ से होने वाला हानि निम्नलिखित है, खुद से लिख लेना है वो सब। चलिए पहला लिखिए जल का जमाव हो जाने से, जल का जमाव हो जाता है। पहला लिखिए जल का जमाव हो जाता है। दूसरा लिखिए जल का जमाव हो जाता है। दूसरा लिखिए जल के जमाव से कई महामारी फैलती है, जल के जमाव से कई महामारी व बीमारियां फैलती है, जल के जमाव से कई बीमारी या महामारी फैलती है। तीसरा लिखिए बाढ़ के कारण जान माल की हानि होती है, बाढ़ के कारण जान माल की हानि होती है। चौथा लिखिए कृषि प्रभावित होती है, कृषि प्रभावित होती है। और एगो लिख लीजिए इसमें मानव संसाधनों का विकास, मानव संसाधनों का नुकसान होता है, मानव संसाधनों का नुकसान होता है। चलिए अगला लिखिए बाढ़ से सुरक्षा हेतु सावधानियां। इसमें लिखिए पहला इसमें लिखिए घरों व मकानों को स्तंभ आधारित बनाना चाहिए, घरों व मकानों को स्तंभ आधारित बनाना चाहिए, घरों व मकानों को स्तंभ आधारित बनाना चाहिए। दूसरा लिखिए बाढ़ के बाद जल निकालने का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, बाढ़ के बाद जल निकालने या निकासी का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। है बाढ़ के बाद जल निकालने का पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। उसके बाद लिखिए घरों व मकानों का नींव व दीवार, घरों व मकानों का नींव व दीवार, नींव मतलब उसका तरी जो होता है, सीमेंट व कंक्रीट का बना होना चाहिए, सीमेंट व कंक्रीट का बनाना चाहिए, सीमेंट व कंक्रीट का बनाना चाहिए। अगला लिखिए बाढ़ ग्रसित लोगों को तैरने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए, तैरने का प्रशिक्षण भी देना चाहिए। अगला लिखिए जल जमाव के कारण महामारी या बीमारी ना फैले,
महामारी या बीमारी ना फैले, फिर से बोलिएगा। जल जमाव के कारण महामारी या बीमारी ना फैले, इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। इसके लिए ब्लीचिंग पाउडर एवं कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। ये वाला नंबर काहे देते हैं, रोमन नहीं दे सकते हैं। अगला लिखिए, बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में सहायता के लिए स्वयंसेवी संस्था को लगाना चाहिए। भैया बुलाएंगे भी तो बेटर वाला कपड़ा बर्तन धोने वाला बोला है। पैसा लग जाएगा। चलिए समझिए, सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ से आपके मन में क्या आता है बताइए। जमीन सूख गया है। हाँ, जमीन सूख गया है। तो सुखाड़ में आप लोगों को बोलना है कि जब वर्षा बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जिस कारण से वहाँ का भूमि क्या हो जाता है, सूख जाता है। किसान वहाँ पे कृषि नहीं कर पाता है, खेती नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ पेयजल का भी क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, सुखाड़ कहा जाता है। बात समझ में आया। कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले लिखिएगा, जब वर्षा नहीं होता है या जब वर्षा बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहाँ का भूमि क्या हो जाता है, सूख जाता है। जिस कारण से किसान वहाँ खेती नहीं कर पाता है, भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सुखाड़। सुखाड़ से क्या क्या हानि हो सकता है। तो पहला हानि तो हो सकता है कि पेयजल का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, आपको पीने लायक पानी तक नहीं मिलेगा। दूसरा हानि क्या हो सकता है, हाँ, किसान जब खेती ही नहीं कर पाएगा तो खाद्यान्न का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तीसरा हानि हो सकता है कि जब कृषि ही नहीं होगा तो चारा भी नहीं उगेगा, तो मवेशी के लिए चारा का भी क्या हो जाएगा, कमी। ये वाला आप लोग के लिए है, मवेशी हैं आप लोग, हाँ, तो चारा का उसको क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो सुखाड़ क्या है और सुखाड़ से उत्पन्न समस्या क्या है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। तो सुखाड़ में लिखिएगा, जब किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, तो वहाँ का भूमि काफ़ी ज़्यादा सूख जाता है और किसान वहाँ खेती नहीं कर पाता है। इसके साथ साथ पेयजल का स्तर भी काफ़ी क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। तो इसी स्थिति को क्या कहा जाता है, सुखाड़ कहा जाता है। सुखाड़ से उत्पन्न होने वाला 3 समस्या निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा कि पेयजल का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। दूसरा लिखिएगा, किसान खेती नहीं कर पाता है, जिस कारण से खाद्यान्न का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तीसरा लिखिएगा, मवेशी चारा नहीं उपज जाने के कारण मवेशियों को चारा भी नहीं मिल पाता है। बात समझ में आया। अब सुखाड़ का प्रबंधन या सुखाड़ से बचाव किस प्रकार से करिएगा बताइए। सुखाड़ से बचाव किस प्रकार से आप करिएगा। पानी ये नहीं रहेगा तो पानी कहाँ से छीटिएगा। तो सबसे पहले आप नहर बनाइएगा, तालाब बनाइएगा या जलाशय बनाइएगा। ये सब का प्रयोग करके आप सुखाड़ को थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान के चलिए भागलपुर में सुखाड़ आया है, और मान के चलिए और बगल में आपका जमालपुर है, तो जमालपुर में बहुत पानी है वहाँ का नदी में, तो वहाँ का नदी को हम काट करके यहाँ ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। बात समझ आया ना। तो सुखाड़ का एक अच्छा सा साधन क्या है, तो हम नहर, तालाब और जलाशय बना करके सुखाड़ का स्थिति या सुखाड़ का हानि को कम कर सकते हैं, पूरा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, याद रहे। समझ में आया। प्राकृतिक आपदा को हम टाल सकते हैं थोड़े देर के लिए, या उसको हम कम कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम उसको समाप्त कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। और क्या हो सकता है बताइए। पहला तो आपने कहा कि नहर और तालाब जलाशय बना करके। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, वर्षा का जल संग्रह करके होगा। अगर कम भी होता है तो भी हम उस जल का क्या करेंगे, संग्रह करेंगे। सबसे अच्छा जो सुखाड़ को दूर करने का या सुखाड़ नहीं होने का स्थिति है वो क्या है, वर्षा जल संग्रह। क्योंकि जब वर्षा होता है तो आप देखते होंगे कि कितना पानी वेस्ट होता है। सब पानी कहाँ चल जाता है, नाला में, और नाला में जब पानी गया तब तो वो गंदा हो गया, सब पानी क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। ज़मीन के अंदर पानी जा पाता है क्या, नहीं जा पाता है। क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि अब कंक्रीट का सड़क बन गया है, सीमेंट बालू का सड़क बन गया, तो सोखेगा पानी को क्या अंदर, सोखेगा भी तो बहुत कम मात्रा में सोचेगा, बहुत अल्प मात्रा में वो सोखेगा। आप गांव चल जाइए,
जहाँ पे खेते खेत है पूरा, वहाँ पे आप 4 फीट खानिएगा तो पानी फेंक देगा अंदर से। 4 से 5 फीट आप खानिएगा गांव में, एकदम खाटी देहात चल जाइए, वहाँ पे आप खंती लीजिए या कुदाल लीजिए और 4 से 5 फीट आप अंदर करिए तो आपको वहाँ पे पानी निकलने लगेगा। पानी निकलने का मतलब ये नहीं कि पूरे पानी हो निकलने लगेगा, नमी आ जाएगा मिट्टी में, एकदम गीला गीला मिट्टी निकलने लगेगा वहाँ से। तो वहाँ क्या है, पानी का कमी होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्षा का जल कहाँ जा रहा है? ज़मीन के अंदर, और ज़मीन के अंदर पानी स्टोर रहता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बात समझ में आया? तो इस पर किसी को कोई दिक्कत है? तो सूखा से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा। अब वर्षा जल संग्रह किया कैसे जाता है? वर्षा जल संग्रह कैसे करिएगा बताइए। छत है, पानी पड़ा, इसको एक पाइप के द्वारा हम क्या करेंगे? टंकी में भेज देंगे, हैं? इसमें मोटर लगा करके इसको हम पूरा यूज कर सकते हैं घर में। बात समझे कि नहीं? तो वर्षा जल संग्रह इसी को बोलते हैं। बारिश पड़ा, जितना बारिश पड़ा, जो भी पानी आ रहा है सबको आप क्या करिए, एक टंकी में स्टोर कर लीजिए। स्टोर करने के बाद आप उसका मोटर लगा करके उसको फर्स्ट क्लास तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। आपको बाल्टी वाल्टी लेना भी नहीं पड़ेगा, मोटर लगाइएगा तो जहाँ मन तहाँ पानी चल जाएगा आपका। आया समझ में? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? लेकिन यही इसमें थोड़ा सा नुकसान क्या है, बड़ा टंकी बनाना पड़ेगा ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। यानी तो बड़का से तालाब बना दीजिए, तालाब में पानी पड़ा, स्टोर हो गया वहाँ पे पानी, फिर उसका उपयोग आप करिए। अगर आपको पीना है पानी तो उसको फिल्टर करके पीजिए, क्योंकि वही पानी तो पीजिएगा नहीं। खाना बनाना है तो उसको फिल्टर करके बनाइए। बात समझ में आया? तो सुखाड़ हम लोग का ख़त्म हो गया, और सुखाड़ के साथ साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। चलिए लिखिए, सुखाड़ में डैश दे करके लिखिए। जब किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है, जब किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जब किसी क्षेत्र में वर्षा, अरे किसी क्षेत्र में वर्षा, अभी बैठिए उधर ही। जब किसी क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, ये 10th का बैच है, आप लोग का भी समय है स्टार्ट होने में, इससे तो बोले आपको अभी बैठिए उधर। यह ना के बराबर होता है, यह ना के बराबर होता है तो लिखे। हाँ, तो वहाँ भूमि सूख जाती है, तो वहाँ भूमि सूख जाती है, जिस कारण से, हाँ, तो वह भूमि सूख जाती है जिस कारण से कृषि नहीं हो पाता है, जिस कारण से कृषि नहीं हो पाता है, जिस कारण से कृषि नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, एवं भूमिगत जल भी, एवं भूमिगत जल भी, भूमिगत एवं भूमिगत जल भी, एवं भूमिगत जल भी काफ़ी नीचे हो जाता है, भूमिगत जल का स्तर भी काफ़ी नीचे हो जाता है, भूमिगत जल का स्तर भी काफ़ी नीचे हो जाता है, जिससे पेयजल का कमी होने लगता है, जिससे पेयजल का कमी होने लगता है, तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। कमी होने लगता है तो ऐसी स्थिति को सुखाड़ कहा जाता है। चलिए अगला हेडिंग लीजिए, सुखाड़ से उत्पन्न होने वाला समस्या। इसमें पहला समस्या लिखिए,
पहला समस्या लिखिए, भूमिगत जल का स्तर नीचे होने से, भूमिगत जल का स्तर नीचे होने से, भूमिगत जल का स्तर नीचे होने से, भूमिगत जल का स्तर नीचे होने से पेयजल का कमी होने लगता है। भूमिगत जल का स्तर नीचे होने से पेयजल का कमी होने लगता है। अगला लिखिए, कृषि ना होने के कारण, कृषि ना होने के कारण खाद्यान्न में कमी आता है। कृषि ना होने के कारण खाद्यान्न में कमी आता है। अगला लिखिए, मवेशियों के लिए चारे का कमी हो जाता है। मवेशियों के लिए चारे का कमी हो जाता है। मवेशियों के लिए चारे का कमी हो जाता है। हो गया? चलिए उधर लिखिए, सुखाड़ प्रबंधन या बचाव, इसमें पहला लिखिए, वो सब अपने से लिख लीजिएगा कि सुखाड़ प्रबंधन या बचाव के उपाय निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए, सुखाड़ वाले क्षेत्र में, सुखाड़ वाले क्षेत्र में जल का व्यवस्था करने के लिए, सुखाड़ वाले क्षेत्र में जल का व्यवस्था करने के लिए नहर, तालाब एवं जलाशय बनाया जाना चाहिए। नहर, तालाब, हाँ, नहर, तालाब एवं जलाशय बनाया जाना चाहिए। दूसरा लिखिए, वर्षा जल संग्रह, क्या जलाव, क्या जलाब? जलाब कहाँ बोले? जलाशय बोले, जलाशय बोले हैं। क्या बोले उसके बाद? जलाशय बनाना चाहिए। जलाब बोलता है कदा। अगला लिखिए, सुखाड़ का स्थिति को, दूसरा में लिखिए, क्या लिखा है? वर्षा जल संग्रह। लिखिए, वर्षा जल संग्रह के द्वारा भी, वर्षा जल संग्रह के द्वारा भी सुखाड़ के स्थिति को, सुखाड़ के स्थिति को कम किया जा सकता है। सुखाड़ के स्थिति को कम किया जा सकता है। हो गया? चलिए क्वेश्चन इसका लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, बाढ़ से आप क्या समझते हैं? बाढ़ से आप क्या समझते हैं? हाँ, बाढ़ से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, बाढ़ से होने, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें। तीसरा, बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सुविधाओं को लिखें। बाढ़ से सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों को लिखें। अगला, बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। बाढ़ नियंत्रण के उपाय बताएं। अगला लिखिए, सूखे की स्थिति को परिभाषित करें एवं इसके जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। क्या क्या इसके जिम्मेवार कारक? एक तो वर्षा का कमी हो गया और अत्यधिक जल का दोहन, ये सब इसका क्या है? कारक है। सुखाड़ की स्थिति का वर्णन करें, इसमें यही लिखिएगा, एवं इसके जिम्मेवार कारक का नाम लिखे। उसके बाद लिखिए,
सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें।